हेलो। हाय, क्या हाल चाल है दोस्तों। कल की क्लास में हम लोगों ने इसराइल के बारे में पढ़ लिया था। इसराइल जो है वैश्विक शक्ति कैसे बन सकता है, विश्व सत्ता के नए केंद्र के रूप में कैसे आ सकता है, ये मैंने कल आपको जो है इसके सारे कारण बता दिए थे। आज दोस्तों हम पढ़ेंगे अपने प्यारे से भारत के बारे में कि हमारा जो ये भारत है ये कैसे विश्व शक्ति के रूप में पूरे विश्व में सामने आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने कुछ प्रमुख कारण लिखे हुए हैं, इनको समझने की कोशिश करते हैं और ध्यान से समझना दोस्त। और नोट्स वगैरह अगर आपको बनाने तो आप इसी यहीं से बना सकते हो। तो देखो, 21वीं सदी में, जब से ये 21वीं सदी दोस्तों चालू हुई है, तब से भारत ना एक उदीयमान वैश्विक शक्ति के रूप में देखा जा रहा है। अब ये बात जो है जनरली तो हमें हर जगह पर सुनने को मिलती ही है। सो हम इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि पूरे विश्व में जो है भारत को एक उदीयमान और वैश्विक शक्ति के रूप में देखा जा रहा है। इसका मतलब ये है कि सब लोग अब समझने लग गए हैं कि भारत का भाई वर्चस्व जो है वो कायम होने लग गया है पूरे विश्व में। भारत के पास इतनी पावर आ चुकी है या आने वाली है या आ रही है कि वो इन फ्यूचर में अमेरिका जैसे किसी बड़ी एक महाशक्ति को टक्कर दे सकता है। ठीक है। एक बहुआयामी दृष्टिकोण से विश्व भारत की शक्ति और उसके उदय का अनुभव काफ़ी हद तक ही कर रहा है। जैसे मैंने आपको समझाया कि जो पूरा का पूरा विश्व है ये भारत की शक्तियों का और उसका जो उदय हो रहा है इसका अनुभव करना शुरू कर चुका है कि हर जगह पर भारत का डंका बजना शुरू हो चुका है। भारत की जनसंख्या का अधिकांश जो प्रतिशत है ना, ये युवा आबादी है। ठीक है, ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन दोनों पॉइंटों को इग्नोर भी कर देते हैं तो ये सबसे बड़ी एक बात हो जाती है जो भारत को वैश्विक शक्ति के रूप में, सत्ता के नए केंद्र के रूप में हमारे सामने लेकर के आती है। फिर अगली बात जो है वो दोस्तों ये है कि भारत ना ये आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत है। ये एक बड़ी चीज़ है जो भारत को विरासत में मिली हुई है, क्योंकि हमारे यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है उस हिसाब से हमारी आर्थिक स्थिति भी काफ़ी अच्छी होती जा रही है पहले की अपेक्षा। और समाज तो हमारा दोस्तों जानते ही हो कितना बढ़िया है। जातिवाद, वर्गवाद, धर्म, धर्मनिरपेक्षता, बहुत सारे वर्ड हैं। इन सबको प्रयोग करके आप समाज की स्थिति को देखोगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों संस्कृति, ये हमारे देश की सबसे धनी मतलब हमारा देश संस्कृति में तो दोस्तों हम कह सकते हैं सबसे ज़्यादा धनी देश है ना। तो भारत जो है ये आर्थिक परिप्रेक्ष्य में कैसे बहुत आगे आ सकता है, इसको मैं आपको समझाना चाहता हूँ थोड़ा सा। देखो, सबसे पहली चीज़, यहाँ पर $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा हुआ है भारत ने, जो कि ये जल्दी ही प्राप्त कर लेगा। इसके बाद में भारत जो है ये विशाल प्रतिनिधि व्यापार केंद्र के रूप में सामने उभर करके आ रहा है। तो ध्यान से समझना, प्रतिनिधि व्यापार केंद्र का मतलब है कि यहाँ पर ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी बन रही हैं जो दूसरे देशों को भेजी जा रही है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी कंज्यूम हो रही हैं जो दूसरे देशों से मंगाई जा रही है। इसके अलावा बहुत सारी जगहों का माल जो है वो भारत में आ करके उसमें कुछ फेर बदल होता है, फिर वो दूसरी जगह पर भेजा जाता है। ओवरऑल व्यापारिक केंद्र के रूप में अगर देखें तो ये भैया प्रतिनिधि करता भारत नज़र आ रहा है। फिर वो चाहे इम्पोर्ट करना हो, चाहे वो एक्सपोर्ट करना हो, या किसी दूसरे देश को किसी दूसरे देश का सामान पहुँचाना लेना, कुछ भी करना हो, भारत की सब जगह पर आपको भागीदारी देखने को मिलेगी। ठीक है। संपूर्ण विश्व में दोस्तों तकरीबन 200 मिलियन कितने हुए, तकरीबन 20 करोड़ भारतीय प्रवासी फैले हुए हैं जिन्होंने अपनी भारत की संस्कृति को विश्व के प्रत्येक कोने में पहुंचा रखा है। तो आप किसी भी देश में चले जाओ, लगभग आपको वहां पर भारतीय लोगों की बस्तियां, भारतीय लोग रहते हुए नज़र आ ही जाएंगे। कहीं ना कहीं आपको हर एक शहर में ऐसे भारतीय लोग देखने को मिलेंगे। फिर वो चाहे वहाँ पर CEO की पोस्ट पर हो या फिर वहाँ पर वो एक साधारण से वर्कर के रूप में काम कर रहे हो, लेकिन भारत के लोग आपको पूरे विश्व में कितने लोग, 20 करोड़ से ज़्यादा लोग देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो इन्होंने भारतीय जो संस्कृति है उसको दोस्तों पूरे विश्व में फैला रखा है। तो ये अर्थव्यवस्था का एक मॉडल देखा जा सकता है, यानी कि जो भारत जो है आर्थिक परिप्रेक्ष्य में भारत जो है वो सत्ता का नया केंद्र बन सकता है। जरा सामरिक दृष्टि से देख ले। सामरिक का मतलब होता है सैन्य स्थिति, मतलब सैन्य दृष्टिकोण। ठीक है। तो भारत की जो सैन्य शक्ति है ना दोस्त, ये काफ़ी ज़्यादा विशाल है। ठीक है, पावरफुल है। भारत में सारे के सारे जितनी भी जो भी सेनाएं हैं, जिस भी प्रकार की सेनाएं हैं, सब में बहुत ही एकदम भरखम करके सारे सैनिकों का भर्ती किया गया है। इसके अलावा भारतीय जो चाहे थल सेना की बात करें, वायु सेना की बात करें, जल सेना की बात करें, तीनों की तीनों ही हमारी सेनाएं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। हर एक रूप से, छोटे से लेकर के बड़े पदाधिकारियों तक
सबकी ट्रेनिंग, सबकी स्ट्रेटजी, सबके पास में साजो सामान, सैन्य वगैरह सब कुछ, मतलब सैन्य नहीं मतलब हथियार वगैरह, हर एक चीज़ बहुत उन्नत तरीके से होती जा रही है। प्लस भारत में ना परमाणु तकनीक भी है, जिस वजह से भारत जो है ये सामरिक दृष्टिकोण से आत्मनिर्भर बनता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये दोस्तों एक और वजह हो गई। अगर हम लोग बात करें विज्ञान की और प्रौद्योगिकी के परिप्रेक्ष्य में, तो देखो जनरली तो आपको पता ही है कि भारत जो है पूरे मेडिकल में यानी मेडिकल साइंस में काफ़ी ज़्यादा जो है सबको डोमिनेट करता हुआ नज़र आता है। इसके अलावा जो है टेक्नोलॉजी में भी भारत कहीं पीछे नहीं रह गया बहुत सारे अलग अलग देशों से, तो उनकी टक्कर में पहुंचने पर, बराबर उनके पहुंचने पर आ ही रखा है। और इसके अलावा भारत में जैसे बहुत सारी परियोजनाएं चल रही हैं, एग्जाम्पल के लिए मेक इन इंडिया जैसी जो बहुत सारी परियोजनाएं हैं जो भारत को बहुत आगे लेकर के जा रही हैं, फिर वो चाहे विज्ञान की या प्रौद्योगिकी की या फिर किसी भी प्रकार की आजकल कोई भी टेक्नोलॉजी का मॉडल हो, आप देखोगे भारत जो है वहाँ पर अग्रणी रूप से आपको नज़र आएगा ही आएगा। ठीक है, मोस्टली अपने यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो अपने यहाँ से ही निकल करके आते हैं। पूरे विश्व में आप किसी भी कंपनी में देख लो, आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर भारतीय ही देखने को मिलेंगे, या फिर बहुत सारे अलग अलग कंपनियों के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं वो भारतीयों ने ही डेवलप करे हैं। इवन गूगल के CEO भी भारतीय हैं, माइक्रोसॉफ्ट के CEO भी भारतीय रह चुके हैं ना, तो ऐसे ही भारतीय डोमिनेट करते हैं हर एक फील्ड में। बात करें, बस हम भारतीयों को ना मौका कम मिल पाता है, और हम लोग ना ये जो हमारा समाज है, ठीक है, उसके चक्कर में बहुत कुछ कर नहीं पाते। मोस्टली अधिकांश भारत तो सिर्फ इसीलिए अभी आगे नहीं बढ़ पाया क्योंकि लोग ये बोलते हैं कि उनके वो रिश्तेदार क्या बोलेंगे अगर तुम ये काम करोगे, वो काम करोगे, वो काम करोगे। तो सही कर रहा हूँ कि नहीं, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। बात करते दोस्तों जापान की। ठीक है, जापान भी एक विश्व में ऐसी कंट्री के रूप में उभरता हुआ आ रहा है जो पूरे विश्व में वैश्विक शक्ति में सत्ता के रूप में सामने आ सकता है। ठीक है, ये जापान का आप मैप देख सकते हो, और मुझे नहीं लगता मुझे जापान को विश्व मैप पे आपको दिखाने की आवश्यकता पड़ेगी। ज़रा जापान के बारे में कुछ छोटी छोटी बातें समझ लेते हैं कि जापान क्या है या क्या चीज़ें हैं जापान के बारे में जो हमें याद रखनी चाहिए हमारे क्लास के हिसाब से। तो सबसे पहली बात तो देखो, एशिया महाद्वीप के पूर्व में स्थित है, एक द्वीपीय देश है। द्वीपीय देश दोस्तों उसे बोलते हैं जो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ, और जापान चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है। दूसरी चीज़, केवल और इकलौता एक ऐसा देश है जिसने परमाणु बम की मार को झेला है। इसी के ऊपर अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम समय में, या ये कह सकते हैं कि परमाणु बम गिराने के बाद ही जो द्वितीय विश्व युद्ध था वो ख़त्म हो गया। तो जापान ने 2 बम झेले थे। ठीक है, और मुझे डेट अगर आप लोग कमेंट करके बताएंगे तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा, किस किस तारीख को 2 बम पड़े और कहाँ कहाँ पड़े। ठीक है, चलो ये तो मैं बता दे रहा हूँ, हिरोशिमा और नागासाकी में 2 बम पड़े थे, और वो बम कितनी क्षमता के थे आप चाहे तो वो भी बता सकते हो। उन बमों के नाम मैं बता दे रहा हूँ, इंटरनेट पर अगर आप सर्च करोगे लिटिल बॉय और फैट मैन, ठीक है, तो आपको उनकी क्षमता भी पता चलेगी। और फिर एक चीज़ नोटिस करना, जब इन्होंने जापान पे बम गिराए थे तो वहाँ पर कितना ज़्यादा विध्वंस हुआ था। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे तबाही सी मच गई थी, और वो बम कितनी क्षमता के थे। और फिर आप ये चीज़ सर्च करना कि आजकल एवरेज कितनी क्षमता के बम चल रहे हैं। ठीक है, तो अगर वो गिरेंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो बड़ा कल्पना करके देखना। तो प्रश्न नंबर 1 कि जापान पे जो बम गिरे वो कब गिरे। ठीक है, प्रश्न नंबर 2, उनका नाम तो मैंने बता ही दिया, उनकी पावर कितनी थी। ठीक है, ये चीज़ आप मुझे कमेंट करके बताओगे। आगे बात करते हैं दोस्तों, जापान का जो संविधान है ना, उसमें एक अनुच्छेद नंबर 9 है। जैसे कि अपने भारत में भी बहुत सारे अनुच्छेद हैं, हर एक पॉलिसी के लिए अलग अलग अनुच्छेद है, वैसे ही जापान में भी अनुच्छेद बना रखे हैं। तो इनका अनुच्छेद नंबर जो 9 है, आर्टिकल नंबर 9 है, उसमें क्या लिखा हुआ है कि दुनिया का अगर कोई भी विवाद होता है, ठीक है, मतलब देशों के बीच में कोई भी अंतर्राष्ट्रीय विवाद होता है, तो उसको सुलझाने के लिए हम कभी भी बल का प्रयोग नहीं करेंगे, जैसा कि हम हमेशा से करते आ रहे थे। कौन? जापानीज़। वो क्या करते थे, अगर किसी देश से उनको झगड़ा करना है तो भाई साहब अपनी सेना भेज दी। जापान ने के लिए चाइना तक को परेशान करके रखा हुआ था। ठीक है, वहाँ पे डोमिनेंसी अपनी दिखा रखे थे। अब सोचो, छोटा सा देश है, वो चाइना को एकदम बहुत बुरा हाल था चाइना का जापान के चक्कर में। और विश्व में लगभग सभी देश जो थे वो जापान के जो स्थिति है उससे काफ़ी ज़्यादा से डर से रहते उस टाइम पर, द्वितीय विश्व युद्ध के पहले थोड़ा सा। तो इन्होंने देखा कि भाई विश्व में ऐसे झगड़ा करने से कोई ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला नहीं है, बल के प्रयोग करके तो कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। सो दैट इन्होंने अनुच्छेद नंबर 9 में क्या लिखा कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने के लिए कभी भी हम बल का प्रयोग हमेशा के लिए नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब
बल का प्रयोग हमेशा के लिए त्याग कर देंगे। जो यहाँ पर मैंने त्याग लिख रखा है इसको आप समझो, ठीक है। तो जापान का मैप है। अब हम लोग बात करते हैं सत्ता के रूप में कैसे उभर सकता है, क्या इनकी खास बातें कि सत्ता के रूप में सामने आ सकते हैं। तो देखो, सबसे पहली चीज़, इनके पास में संसाधनों की बहुत ज़्यादा कमी है, ठीक है। यहाँ पर कम प्राकृतिक संसाधन है। कैसे ज़्यादा कैसे होंगे, आप खुद से देखो। ये एक तो द्वीपीय देश है, फिर इसमें छोटे छोटे द्वीप बहुत ज़्यादा है, फिर इनके पास में इतना ज़्यादा ऐसे प्राकृतिक संसाधन है नहीं। अगर आप अपने उत्तर प्रदेश से कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा। एक बार ना जापान का क्षेत्रफल भी सर्च करना और उत्तर प्रदेश का भी क्षेत्रफल सर्च करना, ठीक है। और मुझे कमेंट बॉक्स में आकर के बताना जब भी आप इस वीडियो को कंप्लीट देखोगे। अगर ये वाला पार्ट देख रहे हो ना, तो स्पेशली अब तक अगर आप वीडियो देख रहे हो तो कमेंट करके जरूर जाना, ठीक है, ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़ रहे हो। तो मैं डिटेल में थोड़ा पढ़ाऊँ, अदरवाइज तो मैं ऐसे ही तो इनके पास में प्राकृतिक संसाधन तो कम है, लेकिन बात करें टेक्नोलॉजी की तो वो बहुत हाई है, ठीक है। टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा हाई है। कैसे टेक्नोलॉजी हाई है, इनके पास में कुछ फेमस ब्रांड हैं, उनको देख करके आप समझ सकते हो। एग्जांपल के लिए सोनी, देखो पूरे विश्व में डोमिनेटिंग ब्रांड है बहुत सारी चीज़ों में। सोनी ही अपनी इसकी डोमिनेंसी आपको देखने को मिलेगी। फिर पैनासोनिक भी बहुत बड़ी ब्रांड है। गाड़ियों में अगर हम लोग बात करें तो होंडा हो गया, ठीक है, और सुजुकी हो गया। तो ये होंडा सुजुकी भी दोस्तों जापानीज़ ब्रांड है, वहीं की गाड़ियां हैं, ठीक है, वहीं की कंपनियां हैं जो कि पूरे विश्व में अपना डंका बजा करके रखी हुई है। और मुझे नहीं लगता आप में से कोई भी ऐसा पर्सन होगा जो हीरो होंडा या होंडा नाम ना बोलता हो। हालांकि हीरो जो है वो इंडियन कंपनी है और पहले दोनों मर्ज होकर के इंडिया में चल रही थी, बाद में होंडा सेपरेट हो गई और हीरो सेपरेट हो गई। तो हीरो इंडियन रह गई, वो अपने हिसाब से काम करती है, और होंडा जो है वो एकदम सेपरेट है, वो अपने हिसाब से काम करती है, ठीक है। सुजुकी जो है ये प्योर रूप से जापानीज़ कंपनी है और काफ़ी ज़्यादा एडवांस कंपनी है, ठीक है, टेक्नोलॉजी के मामले में। दूसरी बात करें अगर जो ये सत्ता के रूप में कैसे सामने आ सकता है, 1964 में दोस्तों ये जो जापान है ये OECD का भी सदस्य बन ही चुका था, जिसकी वजह से इसको जो है इकोनॉमिकल काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट में, मतलब इकोनॉमिक रूप से आगे बढ़ने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिली, ठीक है। OECD का फुल फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, ठीक है, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये OECD कंपनी का मतलब एक ग्रुप है, इसके सदस्य हैं। बात करें अगर जापान की अर्थव्यवस्था की, तो ये विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और वहीं पर अगर हम लोग बात करें दोस्तों G7 की, तो G7 में एशिया में अकेला मात्र एक ऐसा देश है जापान जो G7 में शामिल है। अब ये G7 क्या है, जैसे G20 है ना, G20 की जो कंट्रीज़ हैं वैसे ही दोस्तों G7 की कंट्रीज़ हैं जो अनौपचारिक रूप से एक मंच प्रदान करती हैं आपस में डिस्कशन करने के लिए कि पूरे विश्व में क्या चल रहा है, टेक्नोलॉजी में क्या आगे है और विश्व परिदृश्य में क्या आगे है। कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं आपको मैं बता देना चाहता हूँ। तो G7 में जैसे कि कनाडा है, ठीक है, फ्रांस हो गया, ये मिडल जाएगा सो दैट आप नंबर बस देखते जाना। फ्रांस के बाद में दोस्तों जर्मनी हो गया, ठीक है, जर्मनी भी है, इटली भी है, इसमें शामिल है, यूके है और USA है, और लास्ट में आता है आपका जापान, ठीक है। तो ये 5 तो हो गए। कौन कौन से 2 मिटल गए, एक कनाडा मिटल गया, ठीक है, और फ्रांस मिटल गया। तो कौन कौन से हो गए, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और UK, USA और जापान। तो ये 7 देश हैं जो G7 के सदस्य हैं, मतलब G7 ग्रुप में शामिल हैं। और बात करें अगर हम आबादी की, वर्ल्ड पॉपुलेशन की, तो नंबर 1 पर कौन आता है, भारत। नंबर 2 पर कौन आता है, चाइना। इसी तरीके से दोस्तों 11वें नंबर पर कौन आता है, जापान, ठीक है। तो पूरे विश्व में जितनी आबादी जो 11वें नंबर पर रहती है वो जापान में रहती है। ये भी एक बड़ी वजह है कि जापान जो है सत्ता के नए केंद्र के रूप में सामने आ सकता है। वहीं पर दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की, जो कि मैंने आपको कल बताया था कि मैंने अभी तक आपको नहीं पढ़ाया, मैं आगे चल करके इसको पढ़ाऊँगा। तो इसमें जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में सबसे ज़्यादा जो अंशदान करने वाला देश है USA, उसके जस्ट बाद में दूसरे नंबर पर जो है सबसे बड़ा देश जो है वो है जापान, जो संयुक्त राष्ट्र संघ में काफ़ी ज़्यादा ऐसे पैसा, यानी कि उनके यहाँ की जो मुद्राएं है, मुद्रा तो डायरेक्ट नहीं, फिलहाल डॉलर में जो करेंसी दी जाती है, ठीक है, मतलब एक तरीके से समझ लो धनराशि देना, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा धनराशि संयुक्त राष्ट्र संघ में दूसरे नंबर पे जापान ही देता है, ताकि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वो और अच्छे से काम कर सके, ठीक है। कोई भी ग्रुप बिना धनराशि के थोड़ी चलेगा। फिर आगे बात करते हैं दोस्तों अगर हम लोग सैन्य की, तो जैसे पूरे विश्व में जो लोग अपनी सेना पर खर्च करते हैं उसमें USA नंबर 1 पर आता है, और इसी तरीके से जो जापान है वो 7वें स्थान पर है अपनी सेना पर खर्च करने वाला। सैन्य व्यय के लिहाज से विश्व में जापान जो है वो 7वें स्थान पर आता है। तो अब देख लो भाई साहब,
7वें स्थान पर, इतना छोटा सा देश है फिर भी 7वें स्थान पर अपनी सेना पर ज़्यादा खर्च करने वाला है। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि इंडिया कौन से नंबर पर आता है सैन्य व्यय करने वाला। ठीक है, ये मुझे पता है कि आपको आंसर पता होगा क्योंकि 11th क्लास में आपको शायद पढ़ाया गया है। ठीक है, बात करें अगर 1951 की नहीं, बात करें अगर अमेरिका और जापान के रिलेशन की, तो 1951 से इन दोनों के बीच में सुरक्षात्मक गठबंधन बन रखा है। ठीक है, 1945 में जब इनके ऊपर बम गिराया गया, उसके बाद में दोस्तों अमेरिका ने 1951 में जापान के साथ में सुरक्षा गठबंधन किया। ठीक है, और इसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा डिटेल से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सुरक्षा गठबंधन क्या था, उसके साथ में क्या रिलेशन बनाया, क्या मतलब समझौते हुए, किस पर सिग्नेचर करा, किस पर नहीं करा, बस आप ये समझो अमेरिका के साथ में सुरक्षा गठबंधन है जो कि 1951 से जापान का चल रहा है। और मैंने ये बोला है कि इसके बारे में भी डिटेल से जानने की ज़रूरत क्यों नहीं है, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम का भी टॉपिक नहीं है। ठीक है, जब आप आउट ऑफ सिलेबस पढ़ोगे तो जैसे ही आप आगे बढ़ोगे, वर्ल्ड पॉलिटिक्स वगैरह पढ़ना शुरू करोगे तो उसमें ही आपको मिलेगा। ठीक है, PSIR जब इस जैसे ही पढ़ोगे, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, तो उसमें आपको अच्छे से बताया जाएगा 1951 का अमेरिका और जापान का सुरक्षात्मक गठबंधन। ठीक है, तो ये दोस्तों जापान के बारे में है। अब जापान ख़त्म हो गया, मतलब सॉरी, अब दोस्तों ये जापान का जो टॉपिक है ये हो गया पूरा। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं दक्षिण कोरिया की। इसका नाम कैसे ना है, कैसे हो सकता है? आजकल आप लोग बहुत ज़्यादा वेब सीरीज़ देख रहे हो दक्षिण कोरिया की, है ना? बताओ मुझे रिकमेंड करके कौन कौन दक्षिण कोरिया की और वेब सीरीज़ वगैरह देखते रहता है, और ये इतना ज़्यादा पावरफुल कंट्री कैसे बना इसके बारे में समझ लेते हैं। तो देखो, जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो रहा था दोस्तों, तो उस टाइम पर जो ये कोरियाई प्रायद्वीप था, कोरियाई प्रायद्वीप क्या है आपको मैं मैप में दिखाना चाहता हूँ। आप इस वाले मैप में देखो, चाइना से लगा हुआ जस्ट ये जो कोरियाई प्रायद्वीप है, ये पूरा का पूरा पहले एक देश हुआ करता था। ठीक है, ये एक देश हुआ करता था। उसके बाद में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होता है, तो द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म होते ही जो कोरियाई प्रायद्वीप था इसे दो पार्टों में तोड़ दिया गया। पहला दक्षिणी कोरिया, दूसरा उत्तरी कोरिया। तो इसमें जो उत्तरी कोरिया है इसकी हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन जो दक्षिणी कोरिया है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसकी हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों एक नदी बहती है हॉन, जो कि काफ़ी ज़्यादा, मतलब इसको वॉन वो यहाँ पर वो साइलेंट रहता है, वॉन। ठीक है, तो नदी जो है वॉन है, ये काफ़ी उनकी इम्पॉर्टेंट नदी है। और अगर बात करें दक्षिण कोरिया की राजधानी की, तो ये सियोल है। ठीक है, आप इसका ये मैप देख सकते हो दोस्तों, कितना ज़्यादा एकदम फेफड़े जैसा मैप लग रहा है मुझे, है ना? जैसे इंसान का जो फेफड़ा होता है उसकी तरह दिखाई दे रहा है। ठीक है, और इनके नाम भी तो देखो, सियोल, जेजू। ठीक है, जो आप लोग वेब सीरीज़ वगैरह में देखते रहते होगे। मुझे कमेंट करके बताना किसने कितनी कितनी वेब सीरीज़ देख रखी है। भाई साहब बता दिया करो यार कभी कभी कि के ड्रामास कितने देख रखे हैं, कोरियन ड्रामा। और जो सबसे अच्छा लगा हो कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, मैं भी देख लूँगा जा करके। फ़िलहाल तो मैंने बहुत सारे देखे हैं, मुझे उसमें से कोई एक अच्छा सा नाम याद क्यों नहीं आ रहा है। अटर्नी वू वाला जो के ड्रामा था वो मुझे काफ़ी ज़्यादा ऐसे पसंद आया, लेकिन उसका नाम क्या है, अटर्नी वू करके ही नाम है मेरे ख्याल से शायद। ठीक है, देख लेना, अगर सर्च करना अटर्नी वू, WOO, मतलब WOO। हाँ, अभी नहीं, 12th के एग्ज़ाम के बाद की बात बता रहा हूँ। ठीक है, अभी कोई एग्ज़ाम ये सब नहीं देखेगा। आगे बढ़ते दोस्तों, ये कैसे विश्व में जो है सत्ता के नए केंद्र के रूप में सामने आ सकता है, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो 1960 के दशक से लेकर के 1980 के दशक के बीच में जो दक्षिण कोरिया की जो आर्थिक शक्ति थी, इसका तेजी से विकास होना शुरू हुआ, जिसे वॉन नदी पर चमत्कार कहा जाता है। वॉन नदी पर चमत्कार क्यों कहते हैं दोस्तों? क्योंकि भाई दक्षिण कोरिया की जो स्थिति थी वो इतनी ज़्यादा ठीक नहीं थी, लेकिन उसके बाद में लगभग इन 20 सालों के दौरान ये जो आर्थिक स्थिति थी वो धीरे धीरे इसके ग्राफ ऊपर होने लग गए, जिस वजह से सब पूरी दुनिया बोलती है वॉन नदी पर चमत्कार हो गया। ठीक है, क्योंकि इनकी आर्थिक शक्ति जो है वो विकसित होने लग गई। क्या हुआ, 1996 में जो दक्षिण कोरिया था दोस्तों, ये भी OECD का सदस्य बन गया, जिसका जापान 1964 में बना था। फुल फॉर्म आपको मैंने बता दिया है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। 2022 में दक्षिण कोरिया की जो अर्थव्यवस्था थी ये विश्व की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई, और यही जो अर्थव्यवस्था है दोस्तों 2017 में ये 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। अब आप देखो 5 सालों के दौरान इनकी जो अर्थव्यवस्था है विश्व की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन करके आ चुकी है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें मानव विकास रिपोर्ट की, तो मानव विकास रिपोर्ट में 2022 की जो रिपोर्ट आई उस हिसाब से दोस्तों HDI रैंक इनकी 19वीं है, और एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात है। और 2016 में इनकी लास्ट रिपोर्ट आई थी, मतलब जो आपकी बुक में 2016 का अपडेट था उसके हिसाब से इनकी जो रैंक थी वो 18वीं थी, लेकिन 2022 में जो HDI रैंक आई है इनकी वो 19 आई है। ठीक है,
और दक्षिण कोरिया के उच्च मानव विकास के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारकों में जैसे इनका जो उच्च मानव विकास हुआ है, इसमें सबसे पहले तो सफल भूमि सुधार, ये पहला कारण है। ठीक है, पूरा मैंने गोद दिया, लेकिन इसके पीछे का आंसर देखो, सफल भूमि सुधार जो था ये इनका पहला कारण था। दूसरा, इन्होंने खूब ज़्यादा ग्रामीण विकास किया। ठीक है, व्यापक मानव संसाधन विकास किया। ठीक है, तीव्र न्यायसंगत आर्थिक वृद्धि की। ये सारी वजह हैं जिससे दक्षिण कोरिया में काफ़ी ज़्यादा ऐसे आर्थिक शक्तियाँ बढ़ी हैं। ठीक है, सैन्य व्यय के लिहाज से जो विश्व में दक्षिण कोरिया है ना, ये 10वें स्थान पर है। अभी मैंने आपको पूछा था इंडिया कौन से स्थान पर है, ज़रा मुझे कमेंट करके बताओ। जापान का तो आप समझ ही गए। तो जो दक्षिण कोरिया है ये भी अपने यहाँ पे सैन्य व्यय में काफ़ी ज़्यादा पैसे मतलब सैन्य व्यय करता है। ठीक है, सेना के लिए काफ़ी पैसे खत्म करता है। प्लस सबसे बड़ी बात, दक्षिण कोरिया में टेक्नोलॉजी ना बहुत हाई लेवल की। एग्जांपल के लिए आप सैमसंग को तो जानते ही होंगे, कोई भी ऐसा पर्सन ही नहीं होगा जो सैमसंग का नाम ना सुना हुआ हो आज के ज़माने में। तो सैमसंग कहाँ की कंपनी है? दक्षिण कोरिया की कंपनी है। LG कहाँ की कंपनी है? दक्षिण कोरिया की कंपनी है। आप सोचो पूरे विश्व में ये डोमिनेंसी दिखाती हैं, है ना, LG सैमसंग जैसी कंपनियाँ, तो ये दक्षिण कोरियाई कंपनियाँ ही हैं। इसमें एक और कंपनी का नाम आता है हुंडई। ठीक है, मेरे ख्याल से जितने भी लोग गाड़ी वाड़ी ख़रीदना चाहते हैं ना, एक बार हुंडई के शोरूम में ज़रूर जाके देखते हैं, चाहे वो लें चाहे नहीं लें। तो ये दोस्तों दक्षिण कोरिया की कुछ ऐसी बातें हैं जिससे दक्षिण कोरिया को भी ऐसा मतलब पूरे विश्व में फील किया जा रहा है कि ये एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था तो है ही है, साथ में उभरती हुई पावर भी बन सकती है जो अमेरिका को किसी न किसी तरीके से टक्कर दे सकती है। तो ये बहुत छोटा सा वीडियो था जिसमें मैंने आपको तीनों प्रमुख देशों के बारे में पढ़ा दिया जो सत्ता के केंद्र के रूप में सामने आ सकते हैं। नंबर 1 भारत, दूसरे नंबर पे जापान, तीसरे नंबर पे दक्षिण कोरिया। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको इनमें से कोई डाउट आया है क्या। ठीक है, और जो मैंने क्वेश्चन पूछे वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। इसी के साथ में दोस्तों ये जो चैप्टर है ये ख़त्म हो चुका है और हम चाहेंगे कि आप लोग ना अपने नोट्स वगैरह कंप्लीट कर लें और साथ में जो भी आपको दिक्कत विक्कत चल रही है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें, ताकि मैं भी जो हूँ आप लोगों के लिए एक मेंटोर के रूप में सामने आ सकूँ, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है उसे सॉल्व कर सकूँ। और क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए, क्वेश्चन आंसर वो कराऊंगा मैं। ठीक है, आगे आने वाली 2-3 वीडियोस में मैं आपको क्वेश्चन आंसर ही कराऊंगा, आप टेंशन बिल्कुल भी मत लो। कोशिश करूंगा कि अभी पहले ये जो मैंने पॉलिटी पढ़ाई इसके क्वेश्चन आंसर लूँ, देन फिर हम लोग जो हिस्ट्री पढ़ रखे हैं उसके 4 चैप्टर उसके क्वेश्चन आंसर कराऊंगा मैं आपको। ठीक है, और इसके बाद में दोस्तों हम इसका अगला वाला चैप्टर पढ़ेंगे, फिर उसका अगला वाला पढ़ेंगे, फिर हम अगेन आ जाएंगे वापस से हिस्ट्री पे। ठीक है, तो ये हमारा पैटर्न रहेगा। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, जो क्लास है वो ठीक ठाक लगी होगी। कैसा लगा है मुझे अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करिएगा। कुछ अगर आप सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी बताएं, कुछ अगर क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो वो भी बताएं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।